गुड मॉर्निंग, वेलकम टू देवत गेट इजी। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पार्ट 6 की, जिसमें कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें कुछ रिपीटेड कॉन्सेप्ट भी आपको मिलेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। देखो, आपको जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट मिलें वो आपसे सॉल्व होने चाहिए। ऑब्वियसली अभी एक सब्जेक्ट नहीं ख़त्म हुआ है तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप में कि आप अभी से सॉल्व कर सकें, लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कर पाएँ या ना कर पाएँ वो बाद की बात है। जैसे जैसे सब्जेक्ट ख़त्म होंगे, जैसे पूरा सब्जेक्ट जिस दिन ख़त्म हो जाएगा उस दिन आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई मैं इस सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी धीरे धीरे रहिए, क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, कुछ पुराने कॉन्सेप्ट में कुछ नए कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड हैं, जिसमें जैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। जैसे मोहर सर्कल डिस्कस किया तो मोहर सर्कल तो आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है और उसमें कंबाइंड है स्ट्रेन एनर्जी का, जो आज का पहला क्वेश्चन ही है, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि SFD BMD अभी हमने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है, तो आप लगे रहिए, बाकी चीज़ें हम करते रहेंगे। बस आपको मोटिवेटेड रहना है, क्योंकि मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रिजल्ट कन्वर्ट किस चीज़ से होगा? ओनली आपके मोटिवेशन से होगा। अगर आप मोटिवेटेड हैं ढंग से तो फिर रिजल्ट कन्वर्ट होगा। आप बिलीव कीजिए, मैं जैसे चला रहा हूँ वैसे चलते जाइए। अभी स्पीड हम पकड़ेंगे धीरे धीरे, कुछ अलग अलग डिस्टर्बेंस आ रही हैं जिसकी वजह से स्पीड नहीं आ पा रही है, लेकिन धीरे धीरे हम इस स्पीड को कंटिन्यूअसली कर लेंगे। ठीक है, अभी 6 महीने हैं, पेशेंस के साथ काम माइंड से पढ़ाई करते रहो, बस पढ़ाई करते रहो, कोई और चीज़ सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं, जो कि अभी तक का 26 क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसकी लेंथ जो है ये L है और फ्लक्सुरल रिजिडिटी EI है। हमने बात की थी फ्लक्सुरल रिजिडिटी की, क्या होती है ये? कैंटिलीवर बीम सबसे पहले तो समझ लो कि क्या है। कैंटिलीवर बीम कुछ ऐसी होती है, अगर हम इसको 3D में देख रहे हैं तो क्लियर है। कैंटिलीवर बीम है इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड P एट द फ्री एंड। फ्री एंड पे ये क्या कर रहा है? एक पॉइंट लोड लग रहा है P। अब ध्यान से समझना, बहुत से ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई फ्री एंड ये है, फिक्स एंड ये है, इतना तो पता है, लेकिन क्या ये वाला P है या ये वाला P है? पॉइंट लोड कौन सा है? ऊपर से लगता है या फिर सामने से लगता है? देखो, जो ये वाला P है ये एक्सियल लोड है, ये पॉइंट लोड नहीं है। डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, ये पॉइंट लोड नहीं है। पॉइंट लोड का मतलब हुआ कि इस कैंटिलीवर पे ऊपर की तरफ से एक लोड लग रहा है। अगर ऊपर की तरफ से फ्री एंड पे एक लोड लग रहा है तो ऑब्वियसली इस एरिया को क्या कर रहा होगा? ये शेयर कर रहा होगा। इसका मतलब ये फोर्स जो है शेयर फोर्स है। यहाँ पे 2 केसेस आएंगी। 2 केसेस क्या आएंगी? पहली बात तो ये कि इस एरिया को ये शेयर कर रहा है, शेयर फोर्स भी लग रहा है, और दूसरी चीज़ ये आएगी कि इस कैंटिलीवर को ये मूवमेंट दे रहा है, तो यहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट का भी कॉन्सेप्ट आएगा। इस फिगर से हमें यही पता चल रहा है। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। अब कह रहे हैं द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम। इस बीम में इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी बताओ जो स्टोर्ड है वो क्या है? ड्यू टू बेंडिंग। देखो, मैंने क्या बताया? 2 केसेस हैं। 2 केसेस क्या हैं? कि एक शेयर फोर्स लग रहा है, तो आपको पता है कि स्ट्रेन एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई शेयर फोर्स की वजह से भी स्ट्रेन एनर्जी उसमें स्टोर होती है और बेंडिंग मोमेंट की भी वजह से स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने कहा है, देखो क्वेश्चन में हमेशा क्लियर कर देते हैं, ये गेट 2017 का क्वेश्चन है और 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अब देखो, 2017 से पहले का अगर ये क्वेश्चन होता है तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होता, लेकिन अब धीरे धीरे क्वेश्चन बस लेंदी कर दे रहे हैं, मार्क्स कम कर देते हैं, बस और कोई फर्क नहीं है। कॉन्सेप्ट वही पुराने हैं, बस क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम ड्यू टू बेंडिंग। तो मुझे बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होगी वो बताओ, ना कि नेग्लेक्टिंग ट्रांसवर्स शियर।
मतलब ये कह रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स शेयरिंग हो रही है, जो ये शेयरिंग हो रही है, इस शेयरिंग को आप नेग्लेक्ट कर दो। ये बहुत क्लियर तरीके से बताते हैं। जैसे आपके मन में कंफ्यूजन आया कि भाई ये लोडिंग जो है, यहाँ पे शेयरिंग लोडिंग भी है और बेंडिंग मोमेंट भी है, तो कौन सी एनर्जी हमको निकाल के बतानी है इनको। तो ये भाई बहुत क्लियर तरीके से गेट का क्वेश्चन स्मार्ट तरीके से बनता है। ये बहुत क्लियर कर देते हैं भाई ट्रांसवर्स शेयर जो है आप नेग्लेक्ट कर दो, हमको सिर्फ और सिर्फ क्या करो, बेंडिंग की वजह से स्ट्रेन एनर्जी बता दो। क्लियर है। अब अगर आपको स्ट्रेन एनर्जी पता है बेंडिंग की वजह से, तो वो स्ट्रेन एनर्जी होती है U इज इक्वल टू 0 to L, अगर इसकी लेंथ L है और आप x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू L यहाँ तक ले रहे हैं और x को यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो 0 to L m स्क्वायर dx अपॉन में 2EI, ये होता है स्ट्रेन एनर्जी जब आप एक dx का सेगमेंट ले लेते हैं। देखो आपको स्ट्रेन एनर्जी क्लियर होनी चाहिए। अगर स्ट्रेन एनर्जी नहीं क्लियर है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन आई होप सो कि आपको स्ट्रेन एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। बेंडिंग की वजह से यहाँ पे m क्या था, m था बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। m क्या था, बेंडिंग मोमेंट था। m यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट था, लेकिन मैंने ये बताया था कि अगर मान लो जैसे एक सेगमेंट में हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी ये थी, तो हमने क्या किया कि 0 to L इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो पूरी लेंथ पे हमें स्ट्रेन एनर्जी मिल गई। तब जब ये बेंडिंग मूवमेंट पूरी लेंथ वाइज अलग अलग हो, लेकिन अगर मैंने बताया था कि अगर पूरी लेंथ पे m सेम हो तो यही स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाती है, m स्क्वायर L अपॉन में 2EI हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब m जो है बेंडिंग मूवमेंट पूरी लेंथ वाइज सेम हो तो। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अगर तो मुझे बताओ कि इस कैंटिलीवर बीम पे बेंडिंग मूवमेंट कैसे पता चलेगा कि ये पूरी जगह सेम है कि नहीं है। देखो इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में समझेंगे अच्छे तरीके से कि ये कैसा होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू बताने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो बनता है कुछ ऐसे, SFD शेयर फोर्स डायग्राम बनता है। एक लाइन खींच दो, और ये जो P एक्ट कर रहा है, मैंने एक साइन कन्वेंशन बताया था अभी कल के वीडियो में, जो मैंने गेट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व किया था। वो सारी चीज़ें हम SFD BMD में समझेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, थोड़ी सी एक झलक ले लो कि इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है वो P बनता है। कैसे बनता है? पॉजिटिव। मतलब ये पूरी बीम पर ये जो P एक्ट कर रहा है, ये पूरी बीम पर P ही एक्ट कर रहा होगा, P लोड लग रहा होगा सेम। क्लियर है। लेकिन जब आप बेंडिंग मोमेंट की बात करते हैं कैंटिलीवर में और एंड पॉइंट पे अगर कोई पॉइंट लोड लग रहा है, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो ऐसा कुछ बनता है नेगेटिव में, सॉरी ये नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव एक्सिस में, और यहाँ पे PL होता है। PL मतलब बेंडिंग मोमेंट का मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है। जब x इज इक्वल टू L है तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, PL। मतलब कुछ ट्रायंगुलर शेप में लीनियरली ये वेरी करता है, ठीक है। लीनियरली ये बढ़ रहा है बेंडिंग मोमेंट। अब क्या है, नेगेटिव में जा रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन की वजह, साइन कन्वेंशंस मैंने बताया था उसमें गेट 2020 वाली सीरीज में। लेकिन ये सारे साइन कन्वेंशंस, ये सारी चीज़ें हम SFD BMD में समझेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू क्या है कि एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम में स्ट्रेन एनर्जी पूछ रहा है किसकी वजह से, बेंडिंग की वजह से। स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला आपके पास पता है, बेंडिंग की वजह से। ये m जो है बेंडिंग मोमेंट है। अगर तो m हर जगह सेम होता, सेम होने का मतलब क्या था, ये ट्रायंगुलर ना हो करके कुछ ऐसी शेप होती हर जगह कि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे भी PL होता और यहाँ पे भी PL होता, तब तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा सकते थे। मैंने क्या बताया था, जब बेंडिंग मोमेंट पूरी बीम पर एक जैसा सेम हो तो वहां पे ये फॉर्मूला लगाया जा सकता है। लेकिन इस कैंटिलीवर में पॉइंट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम बनता है वो कुछ ट्रायंगुलर शेप का बनता है और वो नेगेटिव एक्सिस में एक लीनियरली वेरी करता है, ठीक है।
यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पाया जाता है, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली रेजिस्टेंस बेंडिंग मोमेंट होता है। जब बेंडिंग जैसे यहाँ पे मूवमेंट लगा रहे हो तो यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पाया जाता है, वो हम ऐसा वो क्या नाम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से समझते हैं। इसका मतलब कि इस पूरी बीम पे पी पॉइंट की वजह से, पी पॉइंट लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट जो है वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। बात समझ में आई? ये थोड़ा सा ओवरव्यू है, डीप नॉलेज हम देखेंगे दूसरे उसमें वीडियो में, ठीक है। अब इसका मतलब हमारे पास यही फॉर्मूला लगेगा। अब अगर ये फॉर्मूला लगेगा तो मुझे बताओ कि अगर मैं एक सेगमेंट लेता हूं और ये सेगमेंट जो है एक एक्स डिस्टेंस पे हमने लिया है, तो इसका मूवमेंट कितना हो जाएगा? मूवमेंट हो जाएगा आपका पी एक्स। जब आपने एक सेगमेंट एक्स एक्स पे लिया हुआ है, एक्स डिस्टेंस पे, इसको सेगमेंट को ए ले लो, कोई भी नाम से दे सकते हो। एक सेगमेंट लिया है हमने एक्स डिस्टेंस पे, तो ये बेंडिंग मूवमेंट मैंने क्या बताया था मूवमेंट लेने के लिए? पी इंटू एक्स, और ये क्या है? माइनस में है मूवमेंट, तो माइनस और प्लस से यहाँ से मतलब नहीं है, हमें स्ट्रेन एनर्जी से मतलब है। स्ट्रेन एनर्जी की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि ऑप्शंस हमारे सामने दे रखा है। अब मुझे बताओ मूवमेंट कितना आ जाएगा आपका? पी इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में लगा दो, सिंपल सा। ये फॉर्मूला क्या है? u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l, m की जगह पी एक्स हो जाएगा, पी एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद डी एक्स आपने लिया है, डी एक्स सेगमेंट लिया था, अपॉन में 2ei। अब इसी को इंटीग्रेट कर दो 0 टू l, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। x इज इक्वल टू l तक अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगी वैल्यू? यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आएगी? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2ei, ये आएगी 0 टू l। अब यहाँ पे पी स्क्वायर 2ei तो एक कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होने वाला यहाँ पे। तो अगर आप पी स्क्वायर अपॉन 2ei को कॉमन ले लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 0 टू l इंटीग्रेशन किसका होगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स का होगा। अब आई होप सो कि आपको इतना तो पता होगा कि एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स क्यूब बाई 3। कहाँ तक इंटीग्रेशन? 0 टू l। बाहर कितना कॉमन था? बाहर कॉमन था पी स्क्वायर अपॉन में 2ei, ये कॉमन था, पी स्क्वायर अपॉन में 2ei। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा टोटली पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन में 3 दूनी 6ei। ये आपकी फाइनली वैल्यू निकल के आएगी स्ट्रेन एनर्जी की, जब आपका कैंटिलीवर है और एक पॉइंट लोड लग रहा है फ्री एंड पे, ठीक है। ये दिखने में लंबा लग रहा है, लेकिन जैसे ही आपका शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी वीडियो क्लियर हो जाएगा तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो आप इसमें ऑप्शन में देखोगे तो ये पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei। अच्छा, इसमें क्या होता है, मिस्टेक कहाँ होगी? जो बच्चे ये समझ के चलेंगे कि जो कैंटिलीवर बीम है यहाँ पे पॉइंट लोग लग रहा है, तो भाई यहाँ पे क्या करा है कि हमने फॉर्मूला लिखा था एम स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 2ei 0 टू l। ये वाला फॉर्मूला ध्यान ना देके उन्हें ये ज़्यादा याद रहेगा, एम स्क्वायर एल अपॉन में 2ei, और m की जगह वो क्या कर देंगे? पी एल कर देंगे, तो पी स्क्वायर एल क्यूब आ जाएगा, पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 2ei। तो पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 2ei में से कोई ना कोई ऑप्शन उनका मैच कर जाएगा और वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो जो सही कॉन्सेप्ट है उसी सही कॉन्सेप्ट तरीके से चलो और आंसर सही होगा। क्लियर है? 27 क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन है ये, गेट 2017 में पूछा गया था 1 मार्क्स का। मुझे नहीं लगता कि 2017 में इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कोई हो सकता था। और अगर ये क्वेश्चन आपने स्वयं से नहीं कर लिया है तो समझ लो कि अब आप सही से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो मैं पढ़ देता हूँ। एक स्टील बार है, इज हेल्ड बाय 2 फिक्स्ड सपोर्ट्स एज शोन इन द
figure and is subjected to an increase of temperature del T is equal to 100 degrees Celsius if the coefficient of thermal expansion and Young's modulus of elasticity of steel are coefficient of thermal expansion ये है इतना और modulus of elasticity is रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है कि पहले जो चर्चा की है उसकी वैल्यू ये है, सेकंड वाले की वैल्यू ये है। अब कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बार मेगा पास्कल में मुझे बता दो। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन आप जानते हैं कि क्या होती है। थर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है ई अल्फा डेल टी। भाई ये फॉर्मूला सिंपल सा पूछा है, इन्होंने एक बार दिया हुआ है और ये बार फिक्स है, दोनों तरफ से फिक्स है, तो इसमें थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगी और थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होगी तो सिंपल से थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू ये होती है और ई की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। बस आपको इसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। इसको मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा जो होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है 11 इंटू 10 पर पावर -6। अब डेल टी कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 220 मेगा पास्कल। भाई अगर इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कोई हो सकता था, और इससे अगर इस क्वेश्चन को आपने नहीं सॉल्व कर लिया पहले तो समझ लो आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपल होते हैं और कई बार ऐसे पूछे गए हैं। डायरेक्टली आपको फार्मूला पता होना चाहिए, थर्मल स्ट्रेस का फार्मूला क्या है और सारी वैल्यूज़ दी गई हैं, बस आपको वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है। आज का थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक बाई मेटेलिक सिलेंड्रिकल बार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। बाई मेटेलिक का मतलब कि दो मेटल्स जो हैं मिल करके बने हुए हैं, एक बार है जिनका सारे बार का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है। जैसे ये फिगर में दिखाया गया है कि एक बार है स्टील और एल्युमिनियम का, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है। इज मेड बाई बॉन्डिंग से बना हुआ। ये हमने एक बॉन्डिंग लगाया हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड बनाया हुआ है जिसके द्वारा इसको हमने बनाया हुआ है। कह रहे जो स्टील और एल्युमिनियम से बना हुआ है, स्टील की जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दी गई है और एल्युमिनियम की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो क्या है कि ये इन्होंने गिवन किया हुआ है कि ये है। ठीक है। अब कह रहे हैं एज शोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि भाई ये स्टील है, ये एल्युमिनियम है, दोनों बार को हमने बॉन्ड कर दिया हुआ है। इसकी लेंथ L/2 है, इसकी लेंथ L/2 है और बाहर से इसको हमने फिक्स कर दिया है। क्लियर है। करेक्ट। टू मेंटेन टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -6। क्या कह रहे हैं कि अगर हम मेंटेन करें टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -6 इन एल्यूमिनियम बार, तो मुझे बताओ कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स P इन किलो न्यूटन। किलो न्यूटन में जो रिक्वायर्ड फोर्स P है, ये जो P दिया हुआ है, इस P की वैल्यू क्या होगी जब हम एल्यूमिनियम बार में टेंसाइल एक्सियल स्ट्रेन 10 की पावर -6 मेंटेन करके रखें तो along द इंडिकेटेड डायरेक्शंस भी आपको उसी तरीके से लेनी है जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें कुछ ऑप्शंस हैं A, B, C और D, और ये गेट 2018 में पूछा गया है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो इस पे 2 केसेस बनती है। हालांकि मैंने ऐसे क्वेश्चन पहले डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें और इसमें थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। कैसे कि जैसे अगर किसी बार को फिक्स कर दिया गया और दोनों मटेरियल सेम हो, तो उसका भी एक डायरेक्ट फार्मूला आज मैं बताने वाला हूं आपको कि कैसे आप निकालेंगे। और अगर दोनों का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अलग हो, मतलब अलग अलग मटेरियल्स की बॉन्डिंग हो, तो उसका कैसे निकालेंगे। अगर फोर्स निकालना है या कुछ भी निकालना है, स्ट्रेन निकालना है, स्ट्रेस निकालनी है, कैसे निकालेंगे। ठीक है। ऑप्शंस आपके सामने ये है। अब मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें दिखाता हूं कि कैसे निकल के आएंगी चीज़ें। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो लोडिंग है किस डायरेक्शन में लोडिंग है। लोडिंग आपके पास इस डायरेक्शन में है P। जब भी ऐसा कोई बार आए तो उसमें आपको रिएक्शन फोर्सेस ले लेनी होती है। मान लो ये बार क्या था A और B था,
ए बी था बार, या ए बी सी भी ले लेते हैं। क्लियर है? ए बी और सी ये पॉइंट्स हैं इनके। अब ध्यान से समझो, आपके पास रिएक्शन फोर्स इधर आएगी और इधर आएगी, दो रिएक्शन फोर्स आएगी। एक आएगी R1, मान लो ये RA है, और दूसरी रिएक्शन फोर्स क्या आएगी? RC। ध्यान से समझो, इन रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैसे लेनी होती है। अगर आपने डायरेक्शन लेना समझ लिया तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व है। अगर आपने डायरेक्शन निकालना नहीं समझ पाए तो आपकी प्रॉब्लम नहीं निकल पाएगी। पहली बात ये कि इस बार पे P कैसा है, इस बार पे P टेंशन में है, तो आपके रिएक्शन फोर्स भी टेंशन में आनी चाहिए। वो RA जो भी आप रिएक्शन फोर्स ले रहे हैं उसको आपको टेंशन में लेना पड़ेगा इस बार पे। दूसरी बात, इस बार पे एल्यूमिनियम पे P जो है कंप्रेशन में है, तो आपको इधर भी जो रिएक्शन फोर्स लेनी पड़ेगी कंप्रेसिव डायरेक्शन में लेनी पड़ेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपको याद करने का। ठीक है, अगर ये आप समझ गए तो अब इस बार को अलग करते हैं। पहली बात तो ये कि ये बार जो हो जाएगा स्टील का हो जाएगा, और दूसरा ये हो जाएगा एल्यूमिनियम का बार। मतलब AB बार और BC बार। क्लियर है? AB पे रिएक्शन फोर्स कितना आ रहा है? RA। ये स्टील है, ये एल्यूमिनियम। RA है तो इधर भी RA आ रहा होगा। इधर क्या है? RC हमने लिया हुआ है इस डायरेक्शन में, तो इधर भी आपके पास क्या ये आ जाएगा, सॉरी इसकी डायरेक्शन किधर आएगी? इधर आएगी। कंप्रेसिव में है RC। क्लियर है? अब यहाँ से एक बात पता चल रही है कि भाई RA और RC जो है, अगर हम इस दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं और दोनों किसके बराबर हैं? P के बराबर हैं, क्योंकि P भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब RA प्लस RC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P। आपके पास एक इक्वेशन आई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब दूसरी चीज़ ये है कि भाई एल्यूमिनियम और स्टील दोनों बार जो है फिक्स है। जब भी बार फिक्स हो उसमें जो डिफॉर्मेशन होगी, डिफ्लेक्शन होगी, वो क्या होगी? जीरो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब डिफॉर्मेशन इन स्टील, डिफॉर्मेशन इन मान लो स्टील प्लस डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि दोनों का जब डिफॉर्मेशन हम ऐड करते हैं तो जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्शन। अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो ये कंप्रेशन में आएगा, अगर ये एक्सपेंड हो रहा है मान लो तो ये कंप्रेशन में आएगा। क्योंकि दोनों तरफ फिक्स है तो भाई डिफ्लेक्शन तो बाहर की तरफ नहीं हो सकती, तो ओवरऑल डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? अगर हम डिफ्लेक्शन इन ओवरऑल बात करें तो ये क्या होगी? जीरो होगी। और वो क्या है? डिफ्लेक्शन इन स्टील प्लस डिफ्लेक्शन इन एल्यूमिनियम। अब डिफ्लेक्शन इन स्टील, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि भाई अगर डिफ्लेक्शन आपको निकालना है, डेल एक्स निकालना है, तो क्या हो जाएगा? PL अपॉन में AE। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था, या इसको जैसे भी मर्जी आप इंडिकेट कर सकते हो, डेल L या डेल एक्स या जो मर्जी कर सकते हो। डिफॉर्मेशन आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अब मान लो यहाँ पे आपको निकालना है स्टील का डिफ्लेक्शन, तो स्टील पे कौन सी रिएक्शन फोर्स आ रही? RA इंटू इसकी लेंथ क्या है? L/2, और इसकी भी L/2 है, तो L/2 PL अपॉन एरिया कितना है? एरिया गिवन था, एरिया सबका दिया हुआ था 1 मीटर स्क्वायर। आपको क्या करना है? एरिया जो है 1 मीटर स्क्वायर कर देना है इनटू, अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चूंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों मटेरियल की अलग हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी कितनी है? इसकी थी 210 ना, स्टील की कितनी थी? 210, और उसकी कितनी थी? क्या नाम, एल्यूमिनियम की कितनी थी? 70 गीगापास्कल। ये 210 गीगापास्कल थे। क्या करना है आपको? अभी गीगापास्कल नहीं कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये अपने आप कट जाएगा। मान लो आप कन्वर्ट भी कर देते हो मेगापास्कल में, तो ये 1 मीटर स्क्वायर था, इसको भी mm में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये 1 मीटर स्क्वायर है। mm में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 हो जाएगा, 1000 का स्क्वायर ना, या फिर 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, वही बात हो गई, 1000 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है?
एल्यूमिनियम का क्या है, ये पहली बात तो Ra जो था ये टेंशन में था, अब एल्यूमिनियम क्या है, कंप्रेशन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा पहली बात तो। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन फोर्स क्या है, आर सी इंटू L/2 अपॉन में एरिया कितना है 1000 की पावर 2। भाई 1 मीटर स्क्वायर है एरिया ना, 1 मीटर स्क्वायर, अगर 1 मीटर स्क्वायर को आप mm में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और E की वैल्यू क्या है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 70 गीगा पास्कल, 70 इंटू 10⁻³ कर दो, मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर लो। मैं क्यों नहीं कर रहा था उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ, इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब इसको माइनस को उस साइड ले जाओगे तो L/2 से L/2 कट जाएगा, 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, और क्या बचेगा 1000 से 1000 कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा। उसके बाद ये 0 से 0, 7 त्रिक 21, 3 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब सारी चीज़ें कट रही थी, इसलिए मैं वैल्यू नहीं रखना चाह रहा था अभी के लिए। यहाँ से सिंपल सी आपके पास एक इक्वेशन आएगी दूसरी, वो आएगी RA = 3RC, ये दूसरी इक्वेशन है। वहाँ से कट कटा के आपके पास आ जाएगी जब आपने डिफ्लेक्शन 0 ले लिया। अब क्या है, RA = 3RC है तो इसको इसमें रखो, 3RC प्लस RC = P, तो RC = कितना हो गया, P/4। इसका मतलब ये जो RC है ये है P/4, तो यहाँ से RA भी निकाल सकते हो। अगर ये RC P/4 है तो RA कितना हो जाएगा, 3 इंटू P/4, तो 3P/4। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है हमें मतलब क्या है कि उन्होंने कहा था कि भाई अगर एल्यूमिनियम में जो स्ट्रेन आ रही है, एक्सियल स्ट्रेन की का फॉर्मूला क्या होता है, P/AE। स्ट्रेन का फॉर्मूला यही होता है, P/A स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस अपॉन में E होता है। क्या कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम का स्ट्रेन उन्होंने दिया हुआ था, एल्यूमिनियम की स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई थी। अब मान लो हम एल्यूमिनियम की ही स्ट्रेन निकाल रहे हैं, तो एल्यूमिनियम की स्ट्रेन अगर दी हुई थी, कितनी दी हुई थी, 10⁻⁻6 इज इक्वल टू एल्यूमिनियम में कौन सा काम कर रहा है, लोड RC काम कर रहा है। RC की वैल्यू क्या दी गई है, P/4। अगर हम RC, ये RC है, मान लो RC है, तो इसकी वैल्यू क्या है, P/4 है, इनटू एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया सबका इक्वल है, तो एरिया क्या है 1000। अब यहाँ पे एरिया की सही वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ से वैल्यूज निकलने वाली हैं, यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं है। इनटू एल्यूमिनियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एल्यूमिनियम का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना दिया हुआ है, 70 गीगा पास्कल, तो 70 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। ठीक है, यहाँ से अगर आप सारी चीज़ें निकालेंगे कि भाई ये इक्वल टू 10⁻⁻6 है, तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि अगर हम एल्यूमिनियम की स्ट्रेन जो है 10⁻⁻6 रख दें तो भाई P की जो वैल्यू है वो बता दो। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 280 किलो न्यूटन, और उसने किलो न्यूटन में पूछा भी था। यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ये तो आके आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी 280 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि वो क्वेश्चन में कह क्या रहा है और आपको निकालना कैसे है। ठीक है, ये अगर मुझे लगता है ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। अब मान लो आपके पास एक ऐसे ही बार दिया हुआ था, आपके पास ऐसे ही एक बार दिया हुआ था, मान लो यहाँ पे 3P लग रहा था, यहाँ पे P लग रहा था, इधर से बार फिक्स था और इधर से भी बार फिक्स था। ध्यान से समझना। अब क्या है कि मान लो सबका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सेम है, तीनों जो बार है A, B, C और D पॉइंट ले लो आप, तीनों बार जो है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है। ध्यान से समझना, ये 3 स्टार कॉन्सेप्ट है, 5 स्टार इसको समझ सकते हो। इससे आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्टली आपका आंसर आ सकता है। जब बार की जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हो, ध्यान से समझना,
जब बार की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हो तो उस समय आप क्या करेंगे कि देखो आर ए की जगह मैंने क्या बताया था, इस बार पे टेंशन में कोई फोर्स लग रहा है तो ऑब्वियसली आर ए जो होगा वो टेंशन में होगा। अब यहां पे क्या है, डी पॉइंट पे आर डी भी आपका टेंशन में होगा क्योंकि इस बार पे भी एक कोई लोड लग रहा है, टेंशन में लग रहा है। ठीक है, अब आपके पास आर ए और आर डी की वैल्यू नहीं पता है। अगर मान लो डायरेक्टली क्वेश्चन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए और वो पूछे कि भाई आर ए और आर डी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे? इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आपको आर ए निकालनी है, मान लो इसकी एल लेंथ है, इसकी लेंथ है, इसकी एल भी लेंथ है, तीनों की लेंथ सेम है, तो ध्यान से समझना आर ए कैसे निकालेंगे। आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा, आर ए इज इक्वल टू हो जाएगा इसके अपोजिट का लोड। इस आर ए जो ये बार है, ये बार छोड़ करके बाकी चीजें। ठीक है, अब देखो 3p इंटू 2l। आर ए जब आपको निकालना है तो आपको निकालना है कि इस बार को छोड़ के इस बार पे ये जो लोड लग रहा है, ये कौन सा लोड लग रहा है? अपोजिट। एक तरह से इसको लीवर रूल बोलते हैं। लीवर रूल क्या है? अपोजिट फोर्स हम लेते हैं और अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। जैसे मान लो आर ए आपको निकालनी है तो आपको क्या करना है, 3p कर देना है इंटू यहां से यहां तक की लेंथ, मतलब ये लेंथ छोड़ के बाकी लेंथ, ये 3p लेंथ, 3p इंटू रिमेनिंग लेंथ। ठीक है, उसके बाद बाकी बचा p, अब माइनस p इंटू एल। माइनस p इंटू एल क्यों? क्योंकि इस बार पे अगर मैं इस p को लगाता तो ये कंप्रेशन में आता, और 3p क्या है, इस बार पे टेंशन में है, और इस बार से यहां तक की लेंथ क्या थी? अपोजिट लेंथ 2l थी, तो इसलिए हमने 2l से मल्टीप्लाई किया है। अब हम p की वैल्यू अगर हम ले रहे हैं तो p जो है अगर हम इस बार पे लेते तो ये कंप्रेशन में होती, इसलिए हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं। लेकिन p से अपोजिट लेंथ कितनी है? l है, इस डायरेक्शन में। p से जब इस बार को चेक कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में जो लेंथ आ रही है p से इधर की लेंथ वो कितनी है? l है, इसलिए p इंटू एल अपॉन में टोटल लेंथ आप कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3l। एक थंब रूल है, ये थंब रूल है कि कैसे आप डायरेक्टली वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं कि क्या आया कैसे आया, ये बस आपको याद रख लेना, अपने दिमाग में एक माइंड मेकअप बना लेना है कि अगर ऐसा कुछ आए कि बार की सारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम हो और डायरेक्टली रिएक्शन फोर्सेस निकालनी हो तो रिएक्शन फोर्सेस ऐसे निकलेंगी। अब बात आई आरडी की, ध्यान से समझना, जब आरडी भी निकल जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। आरडी मैंने बताया था कि जब भी कोई फोर्स निकालना हो तो उस बार पे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि P जो है इस बार पे टेंशन में है तो P इंटू, अब लेंथ कौन सी लेंगे? ये वाली लेंथ, इससे यहां तक की लेंथ, अपोजिट लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? ये 2l है, P इंटू 2l। अब उसके बाद इस बार की बात करते, इस लोड की बात करते हैं। ये लोड अगर इस बार पे लग रहा होता आरडी पे, आरडी वाले बार पे, तो कितना लग रहा होता? कंप्रेशन में लग रहा होता, इसका मतलब माइनस 3p हो जाएगा। इनटू लेंथ कौन सी लेंगे? 3p से यहां तक के बीच की डिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट लेंथ, ठीक है, l अपॉन में टोटल डिस्टेंस कितनी है? 3l। बात समझ में आई कि भाई अगर आपको आर ए निकालना है तो आर ए इज इक्वल टू 3p और यहां से यहां तक की लेंथ। उसके बाद 3p कैसे लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव लेना है, वो इस बार पे डिपेंड करता है कि इस बार पे आर ए आपने क्या किया है, टेंशन में किया है। अगर टेंशन में ही जा रही हैं तो पॉजिटिव होंगी, अगर इस बार पे कंप्रेशन में आ रही हैं तो नेगेटिव होंगी। माइनस, अब p की बात कर रहे हैं तो माइनस p, क्योंकि p नेगेटिव में है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की लेंथ l अपॉन में टोटल लेंथ। क्लियर है? वही सेम इस कॉन्सेप्ट में लगाया। अब यहाँ से जब आप निकालेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगी कि ये पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो टेंसाइल है आपका रिएक्शन फोर्स, अगर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब आपका वो जो आपने रिएक्शन फोर्स लिया है वो गलत लिया है, उसकी डायरेक्शन गलत है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू अगर आप निकालो तो क्या आ जाएगा, 6pl माइनस में pl अपॉन में 3l, l से l कट जाएगा, यहाँ से क्या निकल के आएगा 5p अपॉन में 3।
ये क्या आया पॉजिटिव। इसका मतलब आर आपने पॉजिटिव लिया था रिएक्शन और ये सही है, आर आपने सही डायरेक्शन में लिया हुआ है। लेकिन यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 2Pl माइनस 3Pl अपॉन में 3L, L से L कट जाएगा और यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस P/3। इसका मतलब आरडी जो आपने लिया हुआ है टेंसाइल, ये आपको टेंसाइल नहीं लेना था, ये लेना था कंप्रेसिव। तो आरडी इज इक्वल टू कितना आया, अगर आपने आरडी इस डायरेक्शन में लिया है तो माइनस P/3 आएगा, लेकिन आरडी अगर आपने इस डायरेक्शन में लिया है तो आपकी वैल्यू P/3 आएगी। अब आपकी वैल्यू सही है। ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने डायरेक्शन गलत ली है। अब आपको आरडी जो है इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी जो ये पूरा बार है ये जाके बैलेंस्ड स्टेट में आएगा। क्लियर है कि जब ई की वैल्यू सेम हो तो कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा लेते हैं, लेकिन अगर ई की वैल्यूज डिफरेंट हैं तो कॉन्सेप्ट जो अभी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उस तरीके से लेते हैं। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देते हैं इस पे भी, कि जैसे अभी आपने वैल्यू लिया हुआ था, क्वेश्चन में ही देखा था कि ई की वैल्यू अगर डिफरेंट है, सॉरी ये हाँ ई की वैल्यू अगर डिफरेंट है, यहाँ पे पी लग रहा था, यहाँ पे पी लग रहा था, तो आपने क्या किया कि एक ये ले लिया ए बी, ठीक है। आपने एक रिएक्शन फोर्स लिया इस डायरेक्शन में आर ए, क्योंकि यहाँ पे टेंसाइल है, यहाँ पे क्या कर लिया आपने आर बी क्या कर लिया कंप्रेसिव में, क्योंकि इस बार पे पी जो है कंप्रेशन में है। अब आप दोनों का डिफ्लेक्शन ले लेंगे 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लो इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, तो आर ए एल अपॉन में टोटल सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है, और ई मान लो इसका स्टील है, ये ई एल्यूमिनियम है, तो ई ऑफ स्टील, अब ये कंप्रेशन में है तो माइनस आर बी इंटू एल अपॉन में ए इंटू ई ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू 0। टोटल डिफ्लेक्शन जैसे ही 0 लेंगे आप तो वहां से आर ए और आर बी में एक रिलेशन मिल जाएगा, और दूसरा रिलेशन यहां मिल जाएगा जब आपका आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी या समथिंग आर ए माइनस आर बी इज इक्वल टू पी आएगा। जब आप इसको अलग अलग कर लेंगे तो दोनों पहली और दूसरी इक्वेशन से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास पी की वैल्यू आ जाएंगी या आर ए और आर बी की वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं, दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर ई की वैल्यूज सेम हैं तो डायरेक्टली आपके पास आर ए और आर बी की वैल्यूज निकल सकती हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ कारपेंटर ग्लूज अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन लॉग्स। एक कारपेंटर है जो 2 सिलिंड्रिकल वुडन लॉग्स को ग्लू कर रहा है, मतलब चिपका रहा है। पेयर है ये, मतलब 2 सिलिंड्रिकल लॉग हैं, सिलिंड्रिकल लॉग हैं, उनको क्या कर रहा है, ग्लू कर रहा है, मतलब चिपकाने की कोशिश कर रहा है। बाई बॉन्डिंग देयर एंड फेसेस, उनके एंड फेसेस को वो बॉन्ड करके चिपका रहा है एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एज शोन इन द फिगर। जैसे ये log 1 था, ये log 2 था, ये क्या है, ये है इंटरफेस, मतलब ये इसका मतलब कि ये सिलिंड्रिकल से साफ पता चल रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। लेकिन क्या कर रहे हैं कि जो log 1 है और log 2 है ये कुछ ऐसे कट था, समझ रहे हैं, कुछ ऐसे कट था, 2 सिलिंड्रिकल कुछ ऐसे कट रहा होगा और उसको कुछ ऐसा चिपकाने की कोशिश हो रही किसी एंगल पे। उसका जो एंड फेस है, वो जो इंटरफेस बना रहा है वो किसी एंगल पे बना रहा है। मतलब कारपेंटर ग्लूज अ पेयर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन लॉग्स बाय बॉन्डिंग देयर एंड फेसेस एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पे ये जो है वुडन लॉग्स को ग्लू कर रहा है। ग्लू मतलब यहाँ पे ग्लू लगा रहा होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा कट रहा होगा, वो ये सिलिंड्रिकल जो लॉग है आपका कुछ ऐसा कट रहा होगा, उस कट को ये चिपकाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब कह रहे हैं द ग्लू यूज्ड एट द इंटरफेस, इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे
जो ग्लू यूज हो रही है फेल हो जाएगी। अगर तो क्राइटेरिया 1 क्या है, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्सीड्स 2.5 मेगापास्कल। कह रहे हैं कि जो इंटरफेस है, अगर इस इंटरफेस पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस अगर 2.5 मेगापास्कल हो जाती है, 2.5 मेगापास्कल से ज़्यादा हो जाती है, तो ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। नॉर्मल स्ट्रेस की बात हो रही है। दूसरा ये है क्राइटेरिया कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड्स 1.5 मेगापास्कल। कह रहे हैं कि इंटरफेस तब फेल हो जाएगा जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 1.5 मेगापास्कल इस इंटरफेस पे हो जाए। तो अब कह रहे हैं कि एज्यूम दैट द इंटरफेस फेल्स बिफोर द लॉग फेल्स। कह रहे हैं कि ये एज्यूम करो कि बिफोर द लॉग फेल्स व्हेन द यूनिफॉर्म टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 4 मेगापास्कल इज अप्लाइड एट द इंटरफेस। मतलब कि जो अगर यहाँ पे 4 मेगापास्कल्स का आपके पास वो एक्सियल स्ट्रेस लग रही है, तो ये कह रहे हैं कि एज्यूम करो कि ये जो लॉग है ना, लॉग पहले फेल नहीं होंगी, पहले इंटरफेस ही फेल होगा। इसकी वजह से क्या करें, एज्यूम दैट द इंटरफेस फेल्स बिफोर द लॉग फेल्स। कि मतलब ये जो 4 मेगापास्कल के स्ट्रेसेस हैं, नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं 4 मेगापास्कल की, इसकी वजह से ये एज्यूम कर लेना कि भाई इंटरफेस जो है पहले फेल होगा लॉग्स के। ऐसा ना हो कि इसकी वजह से लॉग ही पहले फेल हो जाए, इंटरफेस फेल ही ना हो। कई बार आपने देखा होगा कुछ फेविक्विक जो होती हैं, फेविकॉल होते हैं, उनके जो जोड़ होते हैं वो नहीं टूटते, उससे पहले मटेरियल ही टूट जाता है अगर आप लोडिंग लगाते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मटेरियल बहुत स्ट्रांग है आपका इंटरफेस ही फेल होना है। लेकिन इंटरफेस 2 टर्म्स में फेल होगा, तब फेल हो जाएगा जब नॉर्मल स्ट्रेस उसकी 2.5 मेगापास्कल से ज़्यादा हो जाएगी, और अगर शियर स्ट्रेस 1.5 मेगापास्कल से ज़्यादा हो जाए तो फेल हो जाएगा। ठीक है। और ये क्वेश्चन था गेट 2018 का, गेट 18 का क्वेश्चन था ये, और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें अगर आप समझेंगे तो सिंपल सी बात है। अगर आपको जो मैंने मोहर सर्कल में स्ट्रेसेस का कुछ एनालिटिकल मेथड समझाया था, उस एनालिटिकल मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आसान हो जाएगा। इन्होंने 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं। कह रहे हैं फेल्स हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया 1। जब क्राइटेरिया 1 पा रही है तब फेल हो जा रहा है। सेकंड ऑप्शन था कि ओनली बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया 2। थर्ड ऑप्शन था फेल्स बिकॉज ऑफ बोथ, और फोर्थ ऑप्शन था कि ये फेल ही नहीं होगा। अब ये फेल होगा कि नहीं फेल होगा या कैसे क्या है, ये चीज़ें हम देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ें देखते हैं कि फेल होने वाला है कि नहीं फेल होने वाला। मुझे बताओ कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है, ये इंटरफेस था, यहाँ पे आपने 4 मेगापास्कल लगाया है, यहाँ पे आपका 4 मेगापास्कल लग रहा है। इसका मतलब कि ये जो जिस एंगल पे ये काम कर रहा है, किसी एंगल पे ये काम कर रहा होगा। ये एंगल कौन सा है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अगर इस एंगल पे काम कर रहा है तो भाई यहाँ पे एक नॉर्मल स्ट्रेस आएगी इस फेस पे, इस डायरेक्शन में, और एक टेंजेंशियल स्ट्रेस आएगी। टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब क्या है, शियर स्ट्रेस। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसमें एक्सियल स्ट्रेस आ रही है, ध्यान से समझना। और अगर हम किसी एंगल पे एक दूसरा प्लेन ले लेते हैं, किसी भी एंगल पे, मान लो ये ए बी एंगल था, ये ए सी एंगल था, और ये ए बी प्लेन था, ए सी प्लेन था, और ए डी प्लेन था। तो ए सी प्लेन पे क्या होगी, एक नॉर्मल स्ट्रेस काम करेगी, एक टेंजेंशियल स्ट्रेस काम करेगी। किसकी वजह से, यहाँ पे जो आप एक्स एक्सिस में नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करा रहे हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, बस एंगल को थोड़ा अलग तरीके से उन्होंने शो कर दिया है। उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है कि इसको अगर आप थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे, इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है,
ये एंगल 30 डिग्री है, तो भाई ये भी एंगल 30 डिग्री होगा। इस जैसे ये फेस है ना, ये इंटरफेस है, सिंपल इसका मतलब यही हुआ। ये सारे प्लेन जो होते हैं ना, पैरेलल प्लेन कोई भी ले लोगे तो वो प्लेन क्या हो जाएगा 30 डिग्री पे, वो क्या हो जाएगा इस प्लेन के बराबर हो जाएगा। अब इस प्लेन के बराबर का मतलब यहाँ पे एंगल 30 डिग्री था, तो ये भी एंगल 30 डिग्री है। क्लियर है? हमने क्या लिया था, इस इंटरफेस इस क्या नाम प्लेन से, ए बी प्लेन से एक थीटा एंगल पे एक दूसरा प्लेन ले लिया था, एसी प्लेन ले लिया था। इन्होंने क्या किया है, ए बी प्लेन से एक थीटा एंगल पे इस साइड में एसी प्लेन ले लिया है, ये बीसी प्लेन ले लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट वही है। अब नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस की आप वैल्यूज जानते होंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको वो फॉर्मूला याद होगा नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का, जब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस काम कर रही हो ए बी प्लेन पे। तो क्या हो जाएगा नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। सिग्मा एक्स की वैल्यू दी हुई है 4 मेगा पास्कल और कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मेगा पास्कल। और इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ था कि भाई जो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, क्राइटेरिया 1 था जब मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस एक्सीड करती है 2.5 मेगा पास्कल को, तो ये क्या हो जाएगा ग्लू फेल हो जाएगा। तो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस इस 4 मेगा पास्कल की वजह से इस इंटरफेस पे कितनी आ रही है 3 मेगा पास्कल। इसका मतलब क्राइटेरिया 1 जो है ये सही है कि क्राइटेरिया 1 की वजह से ये फेल हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वजह से ये फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेस की वजह से। शेयर स्ट्रेस अगर आप देखते हैं तो शेयर स्ट्रेस क्या होती है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेस क्या होती है, सिग्मा एक्स बाई 2 साइन 2 थीटा। देखो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन फ्री में मिल जाएगा, और अगर नहीं याद है तो फिर आप नहीं कर पाओगे। थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, ये बनावट में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं फिगर में, वो चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। अगर आपका बेसिक क्लियर है, मुझे लगता है अगर आप मोहर सर्कल अच्छे से पढ़े हुए हैं तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेगा निकालने में। ठीक है, सिग्मा एक्स कितना है यहाँ पे 4/2 साइन 2 थीटा मतलब साइन 60। अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 1.732 मेगा पास्कल। ठीक है, 1.732 मेगा पास्कल अगर आ रही है तो ये क्या आ रही है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू इस इंटरफेस पे। ये क्राइटेरिया 2 क्या कह रहा था, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस एक्सीड्स 1.5 मेगा पास्कल। अगर 1.5 मेगा पास्कल शेयर स्ट्रेस क्रॉस कर रही है इस इंटरफेस पे तो भी ये फेल हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई 1.732 आपकी मेगा पास्कल आ रही है शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, तो इसका मतलब ये शेयर स्ट्रेस की वजह से भी फेल हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन की तरफ देखते हैं तो ऑप्शन कह रहा है फेल्स ओनली बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया 1 या फेल्स ओनली बिकॉज ऑफ क्राइटेरिया 2, फेल्स बिकॉज ऑफ बोथ। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा फेल्स बिकॉज ऑफ बोथ, दोनों की वजह से ये फेल हो रहा है, क्योंकि दोनों ये जो क्राइटेरिया हैं इन दोनों क्राइटेरिया को ये क्रॉस कर रहा है। नॉर्मल स्ट्रेस कितनी आ रही है 3 मेगा पास्कल, शेयर स्ट्रेस कितनी आ रही है 1.732 मेगा पास्कल। नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या दी गई थी कि भाई 2.5 मेगा पास्कल अगर क्रॉस करेगी तो ये इस इंटरफेस पे तो ये फेल हो जाएगा, और शेयर स्ट्रेस क्रॉस करेगी इतना तो ये फेल हो जाएगा। तो दोनों तो क्रॉस कर रही है, इसलिए दोनों की वजह से ये जो इंटरफेस है आपका फेल हो जाएगा अगर यहाँ पे 4 मेगा पास्कल का एक्सियल लोड लग रहा है या एक्सियल स्ट्रेस लग रही है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन है 2019 का क्वेश्चन, 1 साल पहले 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और है ये भी थर्मल स्ट्रेस से ही रिलेटेड। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे 2020 2021 में जाएंगे तो ट्रेंड जो है थोड़ा सा वो चेंज करता है और जो बेसिक नॉलेज है चेक वही करता है, बस क्या है थोड़ा सा लेंदी कर देता है, आपको सोचना ज़्यादा पड़ता है, बस और कुछ नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे कह रहे हैं कि एक सॉलिड है, a solid cube of side 1 meter is kept at a room temperature 32 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहे हैं रूम टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस है और उस रूम टेम्परेचर पे एक आपका सॉलिड क्यूब है वो रखा हुआ है।
ठीक है, कह रहे हैं द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द क्यूब मटेरियल इज 1 × 10⁻⁵। लीनियर एक्सपेंशन से ही पता चल रहा है कि ये जो क्यूब है आपका एक्सपेंड कर रहा होगा टेम्परेचर बढ़ने से, ठीक है। एंड द बल्क मॉडुलस इज 200 गीगापास्कल। एक यहाँ पे टर्म आ गया बल्क मॉडुलस। जब भी बल्क मॉडुलस का टर्म आए तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए कि भाई ये चारों तरफ से कुछ ना कुछ इसमें प्रेशर लग रहा होगा, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप का, क्योंकि बल्क मॉडुलस आता ही तभी है के की वैल्यू जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का टर्म आता है। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का टर्म तभी आ सकता है जब कुछ हाइड्रोस्टैटिकली काम कर रहा हो, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस से एक आइडिया हमेशा लगा लेना है। अब कह रहे हैं कि इफ द क्यूब इज कंस्ट्रेन्ड ऑल अराउंड, मतलब कि ये जो क्यूब है चारों तरफ से कंस्ट्रेन्ड है। अब कंस्ट्रेन्ड होने की वजह से एक बात पता चली कि यहाँ पे स्ट्रेस जो है होगी, पक्का होगी, क्योंकि चारों तरफ से ये कंस्ट्रेन कर दिया गया। अगर तो ये कंस्ट्रेन नहीं होता तो स्ट्रेस का कोई टर्म नहीं आना था, स्ट्रेन की ही बात हम करते हैं अभी तक। कह रहे हैं एंड हीटेड यूनिफॉर्मली टू 42 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहले 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था और इसको 42 डिग्री सेल्सियस तक इसको यूनिफॉर्मली हम हीट कर रहे हैं, यूनिफॉर्म तरीके से। कह रहे हैं देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉल्यूमेट्रिक, और ब्रैकेट में क्या कर दिया है, मीन स्ट्रेस इंड्यूस्ड ड्यू टू हीटिंग इज, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कितनी इंड्यूस्ड हो रही है इसमें जब हमने कंस्ट्रेन कर दिया और 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। तो ऑब्वियसली यार जब किसी क्यूब को 3D की बॉडी है उसको चारों तरफ से कंस्ट्रेन कर रहे हो और उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो चारों तरफ से एक स्ट्रेस लगा रहा होगा, एक तरह से प्रेशर टाइप का, और वो स्ट्रेस क्या होगी, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस होगी। और उसी स्ट्रेस को क्या बोल सकते हैं आप, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं या मीन स्ट्रेस बोल सकते हैं, ठीक है, कि सारी जगह पे मीन स्ट्रेस कितनी काम कर रही है। अब गेट 2019 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हैं इसको। थोड़ा सा समझते ये हैं कि भाई बल्क मॉडुलस क्या होता है। आपका क्यूब है, ये क्यूब है आपका और 1 मीटर लेंथ का, 1 मीटर लेंथ का क्यूब है। क्यूब का मतलब सारी डायमेंशन सेम है, 1 मीटर सबका है, ऊपर नीचे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी 1 मीटर है और सारी तरफ ये कंस्ट्रेंड भी कर दिया गया है, हर जगह से चारों तरफ से ये कंस्ट्रेन कर दिया गया है। और यहाँ पे बल्क मॉडुलस का एक टर्म आया, कंस्ट्रेन चारों तरफ से है तो एक तरह से हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की बात आती है। अब बल्क मॉडुलस वैसे होता क्या है, के इज इक्वल टू -del P अपॉन में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि -del P, माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये कंप्रेशन में आ जाता है। जब ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा तो ये कंप्रेसिव नेचर में एक प्रेशर टाइप का स्ट्रेस काम करेगी। तो यहाँ पे इसको हम -del P को ही हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोल रहे हैं। और क्यों, क्योंकि बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्लियर है। और ये del V अपॉन V क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो इससे एक बात पता चली कि भाई अगर हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालनी है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकालने के लिए K इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रेस किस में निकालनी है, मेगा पास्कल में। यहाँ पे दिया हुआ था इन्होंने कि ये मेगा पास्कल में निकालनी है। अब मुझे बताओ कि इस पे एक्स एक्सिस पे एक स्ट्रेस काम कर रही थी, वाई एक्सिस पे भी एक स्ट्रेस काम कर रही थी और जेड एक्सिस पे भी एक स्ट्रेस काम कर रही थी। अब क्या है, एक्स वाई और जेड एक्सिस में सारे स्ट्रेसेस इक्वल हैं क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस है वो। तो ये जो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई या सिग्मा जेड है, यही है सिग्मा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिकली वो एक्ट कर रही है। अब क्या है कि ई एक्स जो है, इधर भी ई एक्स काम कर रहा है और इधर ई वाई काम कर रहा होगा और इधर ई जेड काम कर रहा है, ठीक है। अब क्या है कि ई एक्स, और अगर हम टोटल, अगर आप देखें स्ट्रेन की बात करें, टोटल हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन की बात करेंगे
तो टोटल हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेन जो यहाँ पे एक्ट करेगी, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन्स एक्ट कर रही हैं। अब तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेन एक्ट कर रही, तो तीनों का जो समेशन होगा वो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो तीनों स्ट्रेन्स हैं एक्स और वाई और जेड, ये तीनों इक्वल भी हैं, ई एक्स, ई वाई और ई जेड, ये तीनों इक्वल भी हैं। तो इसलिए इनको आप चाहे ई एक्स, ई वाई या ई जेड के टर्म में लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 3EX भी लिख सकते हैं। किसको, ई वी को 3EX लिख सकते हैं, 3EX या 3EY या 3EZ, क्योंकि एक्स, वाई और जेड में तीनों डायरेक्शन में जैसे स्ट्रेसेस इक्वल हैं वैसे स्ट्रेन भी इक्वल्स हैं, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिकली वहाँ पे एक्ट कर रही हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो कुछ ऐसे बल्क मॉडुलस टर्म में बात करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं तो टोटल स्ट्रेन जो होगी वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी, और सारी इक्वल हैं, इसलिए 3EX आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे 3EX लिख सकते हैं तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन गया आपका, K × 3EX, और 3EX या EY या EZ, क्योंकि तीनों इक्वल हैं, EX = EY = EZ, कुछ भी लिख सकते हो। और ये क्या होता है, स्ट्रेन क्या होती है, अल्फा डेल टी, यही होती है अल्फा डेल टी। अब क्या है, K की वैल्यू दी हुई है, K की वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या था, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, आप वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस निकाल रहे हैं। K की वैल्यू 200 गीगा पास्कल, मतलब 10³ से मल्टीप्लाई कर दो तो मेगा पास्कल में आ जाएगा, × 3 × अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 1 × 10⁻⁵, और डेल टी का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस, T2 - T1, मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर जो इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था, ये 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये जा रहा था, तो टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, 42 - 32 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 60 मेगा पास्कल। इसका मतलब इस पे जो एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या मेन स्ट्रेस एक्ट कर रही थी इस क्यूब पे, वो स्ट्रेस क्या होगी, 60 मेगा पास्कल। ठीक है, आई होप सो कि ये सारी चीज़ें क्लियर है। देखो इसमें बहुत सी चीज़ें रिपीटेड भी थी, और ये भी एक तरह से कॉन्सेप्ट रिपीटेड ही है, थोड़ा सा नया आइडिया देगा ही, वो आपको बिल्कुल एकदम एक एज इट इज़ पैटर्न नहीं देगा। आपको गेट क्वालिफाई करने के लिए सेम पैटर्न आपको दे सकता है, लेकिन अगर आपको एक अच्छा मार्क्स लाना है, अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छी रैंक लानी है गेट में, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, सो दैट कि इससे देखो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने चर्चा की है, बिल्कुल की है। बस क्या है कि आपको बल्क मॉडुलस का सही यूज़ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पता होना चाहिए, आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते थे। अब क्या है कि अगर आपको सिर्फ क्वालिफाइड होना है तो आपको वही फॉर्मूले रटने हैं जो हमने बताया था, लेकिन अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आपको ये नए नए आइडियाज़ अपने दिमाग में सोचने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को पहले से खुद से सॉल्व करो। जो बच्चा एक्सपर्ट हो जाएगा खुद से सॉल्व करने के लिए सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन को, वो बच्चा अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है, थैंक यू।